हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास है इनइक्वालिटी की पार्ट 2। ठीक है, एक क्लास मैं यहाँ पे आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक है, जिस क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा था। तो आज की क्लास है पार्ट 2। तो जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो यहाँ पे ऊपर साइड आई बटन पे क्लिक करना, तो वहाँ पे आपको पहली क्लास मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा तो वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे सेकंड क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो लास्ट क्लास का होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी वो फिर से मैं बताने वाला हूँ नहीं। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस का लेवल है ना वो थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, और जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस किए थे। ठीक है, उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है हम लोग क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाने वाले हैं, और हाई लेवल के भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, और आप लोग देखेंगे कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो कल मैंने बताया था कि जो फॉर्मेट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और तो याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे ए इज इक्वल टू वन मान लिया था। ए इज इक्वल टू मैंने लास्ट क्लास में क्या मान लिया था, वन मान लिया था। और उसको वन मानते हुए और पूरी पूरी क्लास में जितने भी इक्वेशंस बन रही थी उसी तरीके से हमने किया था। लेकिन अब बात यह है कि ए इज इक्वल टू वन जो है वो हमेशा तो होगा नहीं। ठीक है, ए इज इक्वल टू वन का मतलब यह है कि यहाँ पे शुरू में सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। ठीक है, अब ए की वैल्यू जो है वो टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, 14 कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो अब उस तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इजकल टू जीरो। ठीक है, अब दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन एक्स में है, दूसरी इक्वेशन वाई में है। तो हमने क्या देखा था अभी तक लास्ट क्लास में कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं थी। अब यहाँ पे तो वैल्यू आ गई है, तो क्या करोगे, तो सबसे पहले इस वैल्यू का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दोगे। ठीक है, तो इस वैल्यू का अगर मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितनी बन जाएगी 20 इज इक्वल टू जीरो। उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब ये जो इक्वेशन बन गई ये बिल्कुल लास्ट क्लास जैसी इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि 20 के दो फैक्टर करो, ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 12 आ जाए। तो 20 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 12 आ जाए वो क्या होंगे, 10 एंड 2 होंगे। लेकिन बीच में 12 जो है, बीच में जो 12 है वो किस में है, प्लस में है। तो आप क्या सोचोगे माइंड में सोचोगे कि -12 कैसे आएगा। तो -12 कैसे आएगा, -10 एंड -2 से, -10 एंड -2 से -12 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे। अब एक काम और करना है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे रूट्स निकल के आ रहे हैं ना, जो भी यहाँ पे रूट्स निकल के आ रहे हैं उनको इस नंबर से डिवाइड कर देना। जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, यानी कि जो भी ए की वैल्यू होगी उसी नंबर से इस रूट्स को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 10/4 और यहाँ पे 2/4 -2/4 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गई आप लोग को। चलो मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्या करना था भाई, यहाँ पे 6y स्क्वायर है तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो किसमें, 12 में। तो 6 को अगर हम 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6y स्क्वायर प्लस, सॉरी 6 तो हट जाएगा, यहाँ पे 6 हट जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 27, अरे यहाँ पे y होगा। ठीक है, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, y होगा। 27y प्लस ये कितना हो जाएगा, 72 इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बन गई आपके सामने। अब क्या करना है, 72 के दो फैक्टर करने हैं, 72 के दो ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने से 27 आ जाए। ठीक है, तो 72 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 27 आ जाए, कौन कौन से फैक्टर होंगे, 24 एंड 3, 24 एंड 3। अब ये जो 24 और 3 में जो पिक कर रहा हूँ ना, इस चीज़ को पिक करने के लिए थोड़ी सी ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप ना क्या करो कि टेबल याद कर लो अच्छे तरीके से। टेबल जो है ना वो 20 तक की टेबल अगर आपको अच्छे तरीके से याद है ना, तो आपके आपके जो 90% जो यहाँ पे डाउट्स होंगे ना वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर 20 तक की आपकी टेबल याद होगी ना तो ये फैक्टर करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और बाकी छोटी मोटी कैलकुलेशन जो है वो सिंप्लीफिकेशन में अगर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो 72 के दो फैक्टर मैंने यहाँ पे कर दिए, तो क्या हो गया 24 एंड 3, जिनको ऐड करने से 27 मिल जाएगा। लेकिन बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे 27 प्लस में है। तो बीच में अगर 27 प्लस में है तो आप अपने दिमाग में क्या सोचोगे
कि 27 जो है वो माइनस में मिले। तो 27 माइनस में कैसे मिलेगा, जब -24 होगा और माइनस क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब क्या बताया था लास्ट में कि यहाँ तक तो हम लोग कर ही रहे थे लास्ट क्लास में। अब आखिरी स्टेप जो है वो क्या करना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू थी वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट में, यहाँ पे 6 है तो डिवाइड बाई यहाँ पे 6 और डिवाइड बाई 6। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये जो है ये x के रूट्स हो गए और ये किसके रूट्स हो गए, ये आपके y के रूट्स हो गए। ठीक है, अब एक चीज को और मैं समझा रहा हूं, देखिएगा सिर्फ हमने दो चेंज किया है, सिर्फ हमने दो चेंज किया है। सबसे पहले चेंज में हमने क्या किया कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट टर्म में। ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, कांस्टेंट टर्म में। ये पहला चेंज किया हमने। फिर जो इक्वेशन बन गई उसको नॉर्मली हमने सॉल्व किया और नॉर्मली सॉल्व करने के बाद फाइनल में जो रूट्स आ रहे थे उन रूट्स को हमने उसी कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जिस कोफिशिएंट से हमने कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया था, यानी कि 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। यही का हमने यहाँ भी किया है। क्या किया यहाँ पे कि वाई स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट था उसको हमने मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट टर्म के साथ, यानी 12 के साथ। तो इतना करने के बाद हमारे सामने एक इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन को हमने नॉर्मली सॉल्व कर लिया और नॉर्मली सॉल्व करने के बाद जो भी रूट्स आए उन रूट्स को फाइनली हमने डिवाइड किया उस कोफिशिएंट के साथ जिस कोफिशिएंट से हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, यानी कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था, 6 था, तो 6 से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 6 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अब इतना कुछ करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आया, आपको तो x और y के बीच में रिलेशन निकालना होगा ना। तो x और y के बीच में रिलेशन निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक तरफ लिखना है x और दूसरी तरफ लिखना है y। ठीक है, x की वैल्यू को अल्टरनेट 2 बार लिखना है, y की वैल्यू को रिपीट करके 2 बार लिखना है। तो x की वैल्यू देखिए क्या है, -10/4। तो -10/4 को क्या लिख सकता हूँ, -2.5 लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, और -2/4 को क्या लिख सकता हूँ, -0.5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो -2.5 और -0.5। तो x की वैल्यू को हमने अल्टरनेट 2 बार लिख लिया। y की वैल्यू देखते हैं, तो -24/6 यानी कितना, -4 रिपीट करके 2 बार लिखना है और -3/6 को क्या लिखेंगे, -0.5 एंड -0.5। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है -2.5 और -4। तो -2.5 और -4 में कौन बड़ा है भाई, तो -2.5 बड़ा है। -0.5 और -4 में कौन बड़ा है, -0.5 बड़ा है। यहाँ पे -2.5 और -0.5 में कौन बड़ा है, यहाँ पे -0.5 बड़ा है, यानी कि 2.5 जो है वो छोटा है 0.5 से। तो देखो यहाँ पे साइन क्या हो गया, साइन आपका अपोजिट हो गया ना। और साइन अगर अपोजिट हो जाता है तो मैंने क्या बताया था, आपका आंसर क्या होगा, सी एंड डी। ठीक है, कैन नॉट बी एस्टेब्लिश या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन, यहाँ पे हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन एंड लेस देन दोनों साइन अगर एक साथ यूज हो रहे हो तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होता है, सी एंड डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ना आप काफी आसानी से साइन रूल जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में वो अप्लाई कर सकते हो। कैसे, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट टर्म के सामने साइन प्लस होता है, अगर कांस्टेंट टर्म के सामने साइन प्लस होता है तो हमारे दोनों रूट्स प्लस में होते हैं या फिर दोनों रूट्स माइनस में होते हैं। बीच में साइन अगर माइनस होता है तो दोनों रूट्स होते हैं किसमें, प्लस में। ये चीज मैंने बताई थी। उसी तरीके से अगर बीच में साइन प्लस होता है तो फिर दोनों रूट्स किस में होंगे, माइनस में होंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि x के दोनों रूट्स यहाँ प्लस में आएंगे और y के दोनों रूट्स किस में आएंगे, माइनस में। अब x ऑलरेडी प्लस में है, प्लस में कुछ भी है वो माइनस वाले से क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। तो इस क्वेश्चन को हम देखते ही आंसर कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y। लास्ट क्लास में मैंने 2 तरह की चीज बताई थी जहां पे हम साइन देख के आंसर डिसाइड कर सकते हैं। उस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे अगर फैक्टर की बात करूं कि अगर फैक्टर करना हो तो कैसे करेंगे, तो उस चीज को भी समझ लो। तो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, 3 को मल्टीप्लाई करना होगा किसमें, 21 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे
यहाँ बन जाएगा 63 बन जाएगा, ठीक है। और 63 के दो ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने से 16 आ जाए, तो 63 के दो ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने से 16 आ जाए वो क्या होंगे, 9 एंड 7 होंगे, ठीक है। और फिर उन रूट्स को, जो फाइनली रूट्स आ रहे हैं 9 और 7, उनको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 3 से, तो डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 3, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, तो 6 हट जाएगा, यहाँ पे 21 भी हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 126। अब 126 के दो फैक्टर करेंगे, 126 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 25 आ जाए, तो 126 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 25 आ जाए, तो कौन कौन से फैक्टर होंगे भाई, 18 एंड 7। अब ये कैसे पता लगा भाई, मुझे 18 की टेबल पता थी, 18 की जो टेबल है ये मुझे पता है, तो 18 सेवेंजा जो है मुझे पता है कि 18 सेवेंजा कितना होता है, 126 होता है, और 18 प्लस 7 कितना होता है, 25। इसीलिए मैंने बोला कि टेबल जरूर आप 20 तक की याद करें, जिससे कि आप फैक्टर काफ़ी जल्दी निकाल पाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे नंबर्स बड़े हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना समझ लो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना होगा, फिर ये फाइनली रूट्स आ गए -8 और -7, इसको हमें डिवाइड करना होगा किससे, जो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट था यानी 6, तो डिवाइड बाई 6 और डिवाइड बाई 6। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम रूट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आंसर तो हमें पहले से पता है क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप जो है यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट टाइप जो है वो है रूट वाला, ठीक है। अगर इस तरह के इक्वेशंस आपके सामने आते हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए पहला इक्वेशन क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 12√2x प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो बीच में क्या है, √2 है, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 7√3y प्लस 36 इज इक्वल टू 0, यहाँ बीच में क्या है, √3 है, ठीक है। अगर यहाँ से √2 हट जाए और यहाँ से अगर √3 हट जाए तो हमारी इक्वेशन थोड़ी आसान बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, कैसे, अगर यहाँ से आप √2 को हटाओगे, ठीक है, हटा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से √2 को हटाओगे तो कांस्टेंट टर्म को 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रूट में जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे रूट में जो भी वैल्यू होगी उसको हटा के कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देना, तो ये इक्वेशन फाइनली क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे रूट में क्या था, 3 था, तो √3 को हटा के मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन आपके सामने आती है तो आप क्या करोगे, बीच में जो भी रूट में वैल्यू होगी उस वैल्यू को हटा के और कांस्टेंट टर्म से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। चल अब यहाँ पे एक चीज समझो कि ये तो नॉर्मल इक्वेशन हो गई आपके सामने। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता रखा है भाई। 32 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 12 हो जाए, कौन कौन से होंगे, 8 एंड 4, और बीच में -12 है तो +12 के लिए +8 एंड +4 करोगे, ठीक है। उसी तरीके से 12 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 7 आ जाए, कौन कौन से होंगे, 4 एंड 3, बीच में -7 है तो +7 के लिए +4 एंड +3, राइट। अब क्या करना है, इतना तो हमने कर लिया, ये तो हमें पता है। अब करना क्या है कि यहाँ पे क्या हटाया था हमने, तो यहाँ से हमने √2 हटाया था। तो अगर यहाँ से आपने √2 हटाया है तो जो फाइनल रूट्स निकल के आ रहे हैं ना उसमें √2 को आपको अटैच कर देना है। जो फाइनल रूट्स आ रहे हैं उसमें √2 को अटैच कर देना है। तो x के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 8√2 एंड 4√2। उसी तरीके से यहाँ पे बीच में क्या था, √3 था, तो √3 को हटा दो, और यहाँ पे फाइनल रूट्स आ रहे हैं उसमें हमने √3 को अटैच कर दिया, ठीक है। जो यहाँ पे हटाया था ना हमने रूट को, तो √3 को हटाया था, तो फाइनल रूट्स जो निकल के आ रहे हैं उसमें √3 को अटैच कर देंगे, तो 4√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3। तो ये किसके फैक्टर हो गए, सॉरी यहाँ किसके रूट्स हो गए, y के रूट्स हो गए, ठीक है। तो ये x के रूट्स हो गए और ये y के रूट्स हो गए। अभी हमारा आंसर नहीं आया। आंसर निकालने के लिए मैंने क्या बताया, एक तरफ x लिखो और एक तरफ y लिखो, और फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो x की वैल्यू को अल्टरनेट हमें लिखना है 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी है, 8√2, 4√2, 8√2 एंड 4√2, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 4√3, 4√3, 3√3 एंड 3√3, ठीक है। चलिए अब देखो सबसे ऊपर 8√2 एंड 4√3 कौन बड़ा होगा। अब मान लो कुछ देर के लिए आपको √2 और √3 की वैल्यू नहीं पता है, वैसे पता होनी चाहिए कि √2 कितना होता है 1.414 और √3 होता है 1.732। अगर नहीं ही पता है कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू 8 से बड़ी होगी
है ना, और 4 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो चूंकि √3 जो है वो 2 से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि √4 2 होता है, √4 कितना होता है? 2 होता है। तो √3 जो है वो 2 से छोटा होगा, ये मुझे पता है। और अगर √3 2 से छोटा होगा, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 8 से छोटी ही होगी ना, यानी 4√3 जो है वो 8 से छोटा होगा। और यहाँ पे 8√2 पहले से है, यानी बोल सकता हूँ कि 8√2 इज ग्रेटर देन 4√3। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप लोग? सेकेंड देखो, सेकेंड में 4√2 है एंड 4√3 है। ऑफ कोर्स √3 √2 से बड़ा होता है, यानी 4√3 4√2 से बड़ा होगा। ठीक है, 4√3 4√2 से बड़ा होगा। साइन यहाँ पे अपोजिट हो चुके हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? आप सबको पता है कि हमारा आंसर क्या होगा? CND। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? CND। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगर समझने में जरा सी भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, या फिर टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं कि हमको ये डाउट आ रहा है। ठीक है, चलिए, बाकी अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है कि पहली बार में समझने में कोई दिक्कत आ भी रही हो, तो अगर आप दोबारा देखोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब थोड़ा सा लेवल मैंने और यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 18x² माइनस 13√7 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 नहीं है, a की वैल्यू 1 नहीं है कहने का मतलब ये है कि x² का कुछ कोफिशिएंट है, तो उस कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट टर्म में। तो उस कोफिशिएंट को अगर हम कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ से 18 हट जाएगा, यहाँ से 14 हट जाएगा, और यहाँ पे होगा 14 इंटू 18। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो। अब इसके बाद मैंने साथ ही में ये बताया था कि बीच में अगर रूट में कोई वैल्यू है, तो रूट में क्या है? यहाँ पे √7 है, तो इसको हम चाहें तो हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। और हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस 7 से कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करना होगा, और कांस्टेंट टर्म की जगह 14 इंटू 18 आ चुका है, तो इसको हमें 7 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए अब इस पूरी चीज को हम एक बार में सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 जा 14 और 18 इंटू 2 कितना हो गया? 36। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखिएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 13x प्लस कितना? 36 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें भी यही काम हम फिर से करने वाले हैं, यानी कि 32 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किसमें? 9 में। तो 9 इंटू 32। ठीक है, तो यहाँ से 32 हट गया, यहाँ से 9 हट गया, क्या आ गया? 9 इंटू 32। और बीच में √6 है तो इसको भी हटा दिया हमने, और इस पूरे कांस्टेंट टर्म को हमने डिवाइड कर दिया किससे? 6 से। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, और 2 से कैंसिल किया, कितना हो गया? 16। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या फाइनली निकल के आ रही है? तो यहाँ से निकल के आएगा y² माइनस 19y प्लस में यहाँ पे क्या आएगा? 16 इंटू 3 यानी कि 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे, अब ये जो आपके सामने इक्वेशन आ रही है ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना जो है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। कैसे करेंगे? देखो 36 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 13 आ जाए, तो 36 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 13 आ जाए क्या होंगे? 9 एंड 4। अगर 9 की टेबल पता है तो 9 4 36 होता है, और 9 और 4 13, और बीच में 13 जो है वो माइनस में है, तो प्लस 13 के लिए +9 और +4 करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे x² के कोफिशिएंट की वैल्यू जो भी है यहाँ पे, यानी कि x² कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 18 है, उस 18 से यहाँ पे रूट्स को डिवाइड करना होगा। बिल्कुल डिवाइड करो, यहाँ पे 18 से कर दिया डिवाइड। और साथ ही साथ मैंने यही बताया कि यहाँ पे जो भी रूट में वैल्यू आ रही होगी उसको जो है वो उसको यहाँ पे फाइनल रूट्स में आपको अटैच करना होगा। तो यहाँ पे √7 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9√7 डिवाइड बाई 18 एंड 4√7 डिवाइड बाई 18। ठीक है, चलिए सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे 48 के दो फैक्टर कर रहे होंगे, 48 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 19 आ जाए, तो 48 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 19 जाए, तो 16 3 जा 48 होता है, और 16 + 3 कितना हो गया? 19। लेकिन 19 जो बीच में है वो किस में है?
माइनस में है तो आप अपने दिमाग में क्या सोचोगे, +19। ये +19 कैसे आएगा, तो +19 आएगा +16 एंड +3 से, आ गया +19। अब क्या करना है कि जो भी यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट था उससे डिवाइड करोगे, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था, 32 था, तो डिवाइड बाई 32 एंड डिवाइड बाई 32। और क्या करना है, और देखना है कि यहाँ पे बीच में रूट के अंडर कौन सी वैल्यू थी, तो √6 था, तो √6 को यहाँ पे अटैच कर देना है, तो यहाँ पे √6 और यहाँ भी कितना हो गया, √6। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब क्या कर रहे हैं, अब देखो ये तो आपके सामने y के फाइनल रूट्स निकल के आ रहे हैं और ये आ रहे हैं x के फाइनल रूट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पता है कि एक तरफ x लिखो और एक तरफ y लिखो और उनको जो है वो कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा। एक तरफ x और एक तरफ y। x कितना है, तो x की वैल्यू है 9√7 डिवाइड बाई 18, तो 9√7 डिवाइड बाई 18 को हम √7/2 लिख सकते हैं सिंपली, है ना, तो इसको हमने लिख दिया √7/2। ठीक है, नेक्स्ट जो है 4/18 को यहाँ पे 2 और 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 और 9 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 2√7 डिवाइड बाई 9। ठीक है, फिर से ये रिपीट हो जाएंगे, तो √7 डिवाइड बाई 2 एंड 2√7 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यूज को हमने लिख लिया अल्टरनेट, कितनी बार, 2 बार, अल्टरनेट 2 बार x की वैल्यू को लिखना होता है और y की वैल्यू को रिपीट करके 2 बार लिखना होता है। तो y की वैल्यू क्या है, देखो तो y की जो वैल्यू है यहाँ पे सबसे पहले वो है 16√6 डिवाइड बाई 32, तो 16 से कैंसिल करें 32 को, 2 टाइम्स हो गया, तो कितना जाएगा, √6/2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, √6/2 और यहाँ भी √6/2 है ना, और यहाँ पे देखो इसको ऐसे ही रहने दो, 3√6 डिवाइड बाई 32 और 3√6 डिवाइड बाई 32। अब बोलोगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको कंपेयर कैसे करें। देखिए कंपेयर करना कितना आसान है, एक चीज समझो। सबसे पहले देखो √7 है और √6 है, तो भाई √7 जो है वो √7 भाई √6 से बड़ा होगा ना, √7 √6 से बड़ा होगा, नो डाउट, तो भाई √7/2 √6/2 से बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये यहाँ पे देखा हमने कि साइन ग्रेटर का लग रहा है। सेकेंड वाले में देखो, तो सेकेंड वाले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे है 2√7/9, क्या मैं इसको √7 डिवाइड बाई 4.5 लिख सकता हूँ, √7 डिवाइड बाई कितना, 4.5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे है √6/2। अब एक चीज समझो कि √7 डिवाइड बाई 4.5 है और इधर है √6 डिवाइड बाई 2 है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। अब एक चीज समझो कि √7 जो है, √7 नो डाउट वो √6 से बड़ा होता है, √7 नो डाउट √6 से बड़ा होता है, लेकिन अगर √7 और √6 के बीच में अगर हम देखें कि भाई डिफरेंस कितना होगा, तो बहुत ही मामूली डिफरेंस होगा, वो भी पॉइंट में होगा। कैसे, देखो भाई √4 जो है, √4 2 होता है और √9 कितना होता है, 3 होता है, तो √9 और √4 में देखो तो 1 का डिफरेंस है कि नहीं। अब ये √7 और √6 की बात हो रही है, यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो बिल्कुल पॉइंट में होगा, जरा सा डिफरेंस होगा, यानी कि √7 √6 से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, थोड़ा सा ही बड़ा होगा, लेकिन √7 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4.5 से, नो डाउट √7 √6 से बड़ा होता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है, और इस चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं 4.5 से, यानी कि 4.5 पार्ट में √7 को हम डिवाइड कर रहे हैं और √6 को डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ 2 पार्ट में। तो देखो अगर √6 को 2 पार्ट में ही डिवाइड करोगे तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना ये थोड़े बड़े बड़े पार्ट हो जाएंगे, और √7 को 4.5 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो √7 के छोटे छोटे 4.5 पार्ट बन जाएंगे। तो होगा क्या कि फाइनली √7 डिवाइड बाई 4.5 जो है ये छोटा हो जाएगा √6/2 से, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे साइन क्या लगेगा, स्मॉलर का लगेगा। उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो यहाँ पे कि साइन हो गया अपोजिट, यहाँ पे लगा है ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन। साइन अगर अपोजिट हो गया तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा CND, हमारा आंसर क्या हो जाएगा CND। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं। अब मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत ही आसान होते हैं, सबसे आसान ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होता ये है कि बीच में जो दो नंबर ऐड करके लिखे होते हैं ना, 99% कंडीशन में वहीं उस इक्वेशन के दो फैक्टर बन रहे होते हैं, ठीक है। कैसे? देखो भाई, रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप थ्री को मल्टीप्लाई करोगे, किस में? √13 में। तो अगर तुम 3 को √13 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 3√13 बन जाएगा ना। तो भाई अब क्या करोगे? तो 3√13 के दो फैक्टर करोगे, ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 3 + √13 आ जाए। तो वो तो सामने दिख रहा है ना भाई, वो तो सामने दिख रहा है कि वो ब्रेक करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3√13 के दो फैक्टर हमें करने थे, 3√13 के दो फैक्टर हमें करने थे जिनको ऐड करने से क्या आ जाए? 3 + √13। तो 3 + √13 को मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे √13 में, तो भाई 3√13 ही तो आएगा। तो जो फैक्टर आपको करने थे वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे दो फैक्टर होंगे 3 और √13, दैट्स ऑल। सिंपल सी बात है। अब बस ये ध्यान रखना है कि इनके सामने जो बीच में साइन है वो माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, किससे? भाई शुरू में 3 था ना यहाँ पे, तो डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को देखें तो 10 को जो है वो मल्टीप्लाई करोगे इसमें कांस्टेंट टर्म में, तो क्या हो जाएगा? 30√13, तो 30√13 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 6 + 5√13 आ जाए। भाई यही दो नंबर है। अगर 6 को तुम 5√13 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 को अगर तुम 5√13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वो यही तो आएगा, यही हमें चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके दो फैक्टर होंगे 6 और 5√13, ठीक है। बस ये ध्यान रखो कि 6 + 5√13 बीच में माइनस है, तो ये हो जाएंगे प्लस में, ये हो जाएंगे प्लस में। और साथ ही साथ डिवाइड बाई 10 एंड डिवाइड बाई 10। तो ये किसके रूट्स हो गए? ये y के रूट्स हो गए। और ये दोनों किसके रूट्स हो गए? x के रूट्स हो गए, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आप इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे कंपेयर करते समय, तो चलो कर लेते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी जल्दी कर लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। x की वैल्यू तो √3 सॉरी यहाँ पे 3/3 है तो 1 लिख सकते हैं, 1, फिर है 13/3, फिर 1 और फिर है 13/3, ठीक है। y की वैल्यू देखो 6/10 है, तो 6/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.6 लिख सकते हैं, तो 0.6 और इसको क्या लिख सकते हैं? √13/2 और √13/2, ठीक है। ये 5 से कैंसिल कर दिया तो √13/2 हो गया, ठीक है। अब देखो चार यहाँ पे कंपैरिजन बन रहे हैं, तो चारों कंपैरिजन को देख लो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले जरा आप ये देखो कि किस को आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, किस वैल्यू को आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। तो 1 है यहाँ पे, सबसे पहले क्या है? 1 है और 0.6 है, तो 1 तो डेफिनेटली 0.6 से बड़ा होगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ √13/3 है। अब चलो √13 मुझे नहीं पता, √13 मुझे नहीं पता, तो √13/3 भी मुझे नहीं पता होगा, तो चलो इस चीज़ को छोड़ देते हैं, सेकंड वाले को छोड़ दो, हटाओ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे √13/2 है, चलो ठीक है। तो √13 जो है, अब एक बात बताओ, √9 जो है ये 3 होता है, √9 कितना होता है? 3 होता है। तो √13 जो है वो 3 से बड़ा ही होगा ना, 3 से बड़ा ही होगा। और इसको जब दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक बात बताओ, 3 को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आता है 1.5। तो √13 को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 से तो बड़ा ही होगा ना, 1.5 से तो बड़ा ही होगा √13/2। और √13/2 1.5 से बड़ा है और ये 1 है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि √13/2 1 से बड़ा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट में देख लो, तो लास्ट में भी देख सकते हो कि √13 को सिर्फ 2 से डिवाइड किया गया है, यानी कि √13 के 2 पार्ट करने हैं और यहाँ पे √13 के 3 पार्ट करने हैं, तो फाइनली ये छोटा हो जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं ये साइन क्या लग रहा है? स्मॉलर का। तो अपोजिट साइन हो गए ना, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और स्मॉलर देन, है ना। तो अपोजिट साइन हो रहे हैं, तो अगेन आंसर जो है हमारा, क्या हो जाएगा? CND। अगेन आंसर हमारा क्या हो जाएगा? CND, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं रूट्स वाले जो क्वेश्चंस मैंने जो कराया है ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब बात यह है कि सर
फैक्ट यहाँ पे जो नंबर्स हैं ना कोफिशिएंट में, ये अगर बड़े हो जाएं या फिर यहाँ पे इक्वेशन में जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू बड़ी हो जाए तो क्या करें, देखिएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो ये तो भाई देखते ही डर जाओगे कि भाई 225 को 44 से कौन मल्टीप्लाई करे, मल्टीप्लाई करने में ही हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 225 को अगर हम 44 से मल्टीप्लाई करने बैठे तो ये भाई मल्टीप्लाई करना ही एक अलग टास्क है, ठीक है। तो क्या करें, किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ चीज़ों को, वो समझते रहना। देखो तो भाई रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, रूल के अकॉर्डिंग तो 225 को 44 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो 225 को 44 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इस तरीके से लिख लिया, कोई दिक्कत है नहीं, लिख लो बस इस तरीके से। इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, मल्टीप्लाई करने बैठोगे वो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका फैक्टर तुम करते रह जाओगे। अब देखो यहाँ पे 225 है, 225 है, तो 225 के दो फैक्टर आपको करने हैं। अब 225 के दो फैक्टर कैसे करें, तो भाई 225 के तो बहुत सारे फैक्टर पॉसिबल है, लेकिन 225 आपको याद हो तो 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर होता है तो 225 को सिंपली मैं 15 इंटू 15 लिख सकता हूं, 225 को 15 इंटू 15 लिख सकता हूं। अब बात है 44 की, बात है 44 की, तो 44 को क्या लिख सकता हूं, देखो 44 को अगर देखा जाए तो मैं 4 इंटू 11 भी लिख सकता हूं, मैं 2 इंटू 22 भी लिख सकता हूं, मैं 1 इंटू 44 भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ये सब चीजें। लेकिन आपको करना क्या है वो समझना, आपको दो ऐसे फैक्टर करने हैं, आपको यहाँ पे 44 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम हो, जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो। तो 4 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 का है। 2 और 22 के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का है। और 1 एंड 44 के बीच का डिफरेंस कितना है, 43 है। तो यहाँ 43 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 7 का। यानी कि हम ये दो फैक्टर नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, 4 इंटू 11 को, ठीक है। यानी कि आपको दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो। तो 44 के दो फैक्टर हमने यहाँ पे कर लिए 4 इंटू 11, 4 इंटू 11, और ये कितना हो गया 15 इंटू 15, तो ये हो गया बीच में साइन यहाँ मल्टीप्लाई का। अब एक 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 15 इंटू 11 करोगे तो ये आएगा 165, 15 इंटू 11 करोगे आएगा 165, ठीक है। और 15 इंटू 4 करोगे क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है ना। चलिए तो 165 और 60। अब करना क्या था कि भाई अब देखो 225 को 44 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता उस नंबर के दो फैक्टर करते, तो वो दो फैक्टर ना आपके सामने आ गए हैं 165 और 160। फिर क्या करते कि उन दोनों फैक्टर को क्या करते हैं, माइनस करते, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, यहाँ पे साइन माइनस है। तो उन दोनों फैक्टर को माइनस करने से 105 आना चाहिए, उन दोनों फैक्टर को माइनस करने से 105 आना चाहिए। तो जरा 165 और 60 को माइनस करो, 105 आ रहा है क्या, आ ही रहा है, ठीक है। यानी कि जो मैंने फैक्टर निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि इसके दो फैक्टर होंगे 165 एंड 60, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीच में -105 है, -105 है, तो इसका अपोजिट मैं अपने दिमाग में सोचूंगा, क्या सोचूंगा, +105। तो भाई मैं अपने दिमाग में सोचूंगा कि +105 कैसे आएगा, तो +105 के लिए यहाँ +165 रखना पड़ेगा और माइनस कितना, 60, ठीक है। इतना हमने करके फैक्टर यहाँ फैक्टर कर लिया और रूट्स निकाल लिया। और रूट्स को फाइनली क्या करना होता है, रूट्स को फाइनली हमें डिवाइड करना होता है किससे, जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 225, तो डिवाइड बाई 225 एंड डिवाइड बाई 225 हो गया, सिंपल है। तो ये जो है ये दोनों, अब सिंपल तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं सॉल्व, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये जो है ये किसके रूट्स निकल के आ गए, ये एक्स के रूट्स आपके सामने निकल के आ गए, ठीक है। चलिए तो इसी तरीके से यहाँ पे जो सेकंड वाला यहाँ पे जो इक्वेशन है इसके रूट्स मैं निकाल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। चलो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं मिटा रहा हूँ इसको। इसके रूट्स निकल के आए थे 165 एंड 60, ये प्लस में ये माइनस में, डिवाइड बाई 225 एंड डिवाइड बाई 225, ठीक है। चलो अब सेकेंड इक्वेशन में देखा जाए तो 210 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 210 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, 121 में। चलो तो 121 इंटू 210,
अब 121 के दो फैक्टर, भाई इसमें तो सोचना ही नहीं है, 11 का स्क्वायर है तो क्या लिखोगे 11 इंटू 11। बात है 210 का। अब बात है कि 210 के दो फैक्टर क्या करें, तो 210 के दो फैक्टर जो कि सबको दिख रहे होंगे वो 21 इंटू 10 है, 21 इंटू 10 है। लेकिन मैंने क्या बोला कि आपको दो ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम हो। तो इनके बीच का डिफरेंस मिनिमम है कि नहीं है ये आप कंफर्म नहीं हो। तो अगर आप कंफर्म नहीं होते, काम करो इसको आगे और फैक्टराइज कर लो। तो 21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 और 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, ठीक है, और बीच में साइन किसका, मल्टीप्लाई का। अब 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं और 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, और 3 इंटू 5 कितना हो गया, 3 इंटू 5 कितना हो गया यहाँ पे 15। तो 14 इंटू 15 भी 210 ही होगा, 14 इंटू 15 भी कितना होगा 210 ही तो होगा। लेकिन 14 और 15 में जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 का है। तो 21 और 10 की जगह हम क्या लेंगे, 14 एंड 15 लेंगे, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस का आपको फैक्टर करना है। तो 210 के यहाँ पे दो फैक्टर जो है वो 21 और 10 ना करके आप क्या करोगे 14 इंटू 15 करोगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या करें, तो अब जो है एक 11 को मल्टीप्लाई करो 14 से और दूसरे 11 को मल्टीप्लाई करो किससे, 15 से। चलो तो 11 इंटू 15 कितना 165 और 11 इंटू 15 कितना 154, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हो गए 165 एंड 154, ठीक है। अब क्या करना है कि इन दोनों फैक्टर को ऐड करने से, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है ना, तो इन दोनों फैक्टर को ऐड करने से क्या आना चाहिए, इन दोनों फैक्टर को ऐड करने से 319 आना चाहिए। ये चेक भी कर लेना, ठीक है, ये चेक कर लेना जरूर। तो भाई इन दोनों फैक्टर को ऐड करो 165 और 154 को ऐड करके देखो 319 आ रहा है क्या, 100% आएगा, ठीक है, 100% आएगा। तो यानी इसके दो फैक्टर क्या हो गए 165 और 154, ठीक है। लेकिन 319 प्लस में है बीच में, तो आप 319 माइनस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ भी साइन माइनस लगाओगे, यहाँ भी साइन माइनस लगाओगे और देन डिवाइड बाई 210। क्यों, क्योंकि ये कोफिशिएंट है ना भाई, डिवाइड करना मत भूल जाना, पूरा क्वेश्चन ही बदल जाएगा। चलिए तो डिवाइड बाई 210 और डिवाइड बाई 210, तो ये दोनों जो है ये हो गए आपके y के रूट्स और ये दोनों किसके रूट्स हो गए x के, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब लास्ट काम यहाँ पे ये बचा है कंपेयर करना, कंपेयर करना। अब देखो एक चीज़ समझना, x की जो एक वैल्यू है ना वो प्लस में है, x की एक वैल्यू किस में है, प्लस में है, और x की एक वैल्यू जो है ना वो किस में है, x की एक वैल्यू है माइनस में, ठीक है। लेकिन y की दोनों वैल्यू किस में है, y की दोनों वैल्यू माइनस में है। तो y की अगर दोनों वैल्यू माइनस में है तो मैं बोल सकता हूँ कि x की वो वैल्यू जो प्लस में है वो y की दोनों वैल्यू से बड़ी होगी। तो अगर हम पहली वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो ये पहली वाली वैल्यू जो है वो y के दोनों वैल्यू से बड़ी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि x इज ग्रेटर देन y होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूँ x इज ग्रेटर देन y होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है y की दोनों वैल्यू से बड़ी है। लेकिन ये हमारा आंसर हो जाएगा ऐसा जरूरी तो है नहीं, क्योंकि सेकंड वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे कंपेयर नहीं किया। तो सेकंड वाली वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे 60/225 है, तो अगर मैं इनको 15 से कैंसिल करूँ, किससे कैंसिल करूँ 15 से, तो ऊपर क्या बचेगा -4, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 15, क्योंकि ये होता है 15 इंटू 15 और ये क्या होता है 15 इंटू 4। और इसको अगर मैं कैंसिल करूं, इसको अगर मैं कैंसिल करूं, किससे कैंसिल करूं 15 से, इसको भी 15 से कैंसिल करो, तो ये 165 जो था वो 11 इंटू 15 से आया था और ये 14 इंटू 15 से आया था। तो 15 से अगर कैंसिल करोगे तो ऊपर बचेगा 11 और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपका सिर्फ 14, नीचे कितना बचेगा 14, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 15 इंटू कितना है, ये 154 जो है 154 याद करो कैसे आया था, तो 154 आया था 11 इंटू 14 से, ठीक है। और ये 210, ये 14 इंटू 15 से, तो इसको अगर हम 14 से कैंसिल करें तो ये 11 बाई कितना हो जाएगा, 11 बाई हो जाएगा 15, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा -11/15, ठीक है। तो देखो ये हो गया -11/15, ये हो गया -11/14 और ये कितना है -4/15। अब एक चीज समझो, ये है 11/14, ठीक है। अब ये है -4/15, तो इसकी जो वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे सोचो कि 16 होता, अगर यहाँ पे 16 होता, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा होता,
तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये -0.25 होता, क्योंकि 1/4 होता ना, 1/4 होता। ठीक है, अब इसको अगर तुम कैंसिल करने की कोशिश करोगे ना, तो पॉइंट लगा के 0 लगाओगे और फिर कैंसिल करोगे तो 14 7 98, यानी कि यहाँ पे -0.7 समथिंग आएगा। ठीक है, अगर कैंसिल करने की कोशिश करो तो 0.7 समथिंग आएगा, और यहाँ भी वैसे ही काम करो तो कैंसिल करने की कोशिश करो तो पॉइंट लगा के 0 लगा लोगे तो 110, और 15 7 जा 105 होता है, तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है -0.7 हो गया, ये भी -0.7 हो गया, और ये है -2.5। तो -2.5 जो है वो -0.7 और -0.7 दोनों से बड़ा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग भी ये भी जो है वो x जो है वो y से बड़ा होगा, यानी कि फाइनल आंसर जो है वो हमारा क्या निकल के आएगा, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अगर इस चीज को समझने में अगर दिक्कत जा रही हो तो आप जो है एक काम ये भी कर सकते हो, जो कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूं, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया, कि एक तरफ x लिख लिया, एक तरफ y लिख लिया, x को अल्टरनेट 2 बार लिखा, y को रिपीट करके 2 बार लिखा, उस तरीके से भी कंपेयर करके देखोगे तो आपका आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जो है मैंने इनइक्वालिटी आपको उस लेवल तक पढ़ा दिया है कि अब कुछ भी आ जाए इनइक्वालिटी में आपके सामने, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप एक काम करना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आपका कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने डाउट जो है उस टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, आपको वहां पे आपको सोल्यूशन हमेशा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इनइक्वालिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं ये क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।